ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी वर्ड जो है स्पॉन्टेनियस से बना हुआ है। सो आप इस स्पॉन्टेनियस से क्या समझते हो, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? क्योंकि जब तक आपको स्पॉन्टेनियस नहीं पता होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस और उससे रिलेटेड जितनी भी बातें वो समझ में नहीं आएंगी। सो व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस? जो नेचुरली खुद से हो जाए, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस, है ना। जैसे बोलते हैं ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फेस में जो अचानक से खुद से आ जाते हैं वो रिएक्शंस, है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो खुद से हो जाते हैं। जैसे कि आपने फ्रीज़र से आपने बर्फ़ निकाल दी, वो खुद से मेल्ट हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। वैसे ही हिल टॉप से जो पानी है हमेशा नीचे की तरफ ही आएगा, वो खुद से आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो वो भी क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं जो खुद से हो जाते हैं, या उनको एक छोटा सा ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है। लाइक अगर आपको ये कागज़ को जलाना है तो आपने एक बार माचिस की तीली लगा दी तो खुद से बाकी सारा कागज़ जलने लगता है, होता है कि नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया में एक जंगल में आग लग गई थी, पूरी की पूरी जंगल जल गई, 50,000 एनिमल्स मर गए, है ना। तो वो एक ड्राइविंग फोर्स ही होता है, फिर बाकी वो स्पॉन्टेनियसली खुद से होने लगते हैं वो प्रोसेस, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो आप लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। A process which under some given conditions may take place by itself, or by initiation independent of the rate is called a spontaneous process. Full stop. A spontaneous process is simply a process which is feasible. A spontaneous process is simply a process which is feasible. ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है फिजिबल प्रोसेस है। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था तो वो क्या बोल रहा था, फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे की, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन में बात की थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये नहीं बताया कि कोई रिएक्शन फिजिबल है कि फिजिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर स्पॉन्टेनिटी का, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एक नया कंसेप्ट आया। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड लॉ बना जो हमको ये बताता है कि कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। सो अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्राइटेरिया क्या है, वो कैसे पता चलेगा भाई कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग 3 टाइप की क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग एंथैल्पी के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एंथैल्पी जो है स्पॉन्टेनिटी पे डिपेंड करती है, या स्पॉन्टेनिटी किस तरीके से एंथैल्पी पे डिपेंड करती है। फिर एक नया टर्म आएगा आपके लिए एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी भी हमको ये बताएगा कि भाई कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक। और थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को अकाउंट में लेके बनाया गया है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है कि भाई कोई भी प्रोसेस जो है वो फिजिबल है कि नहीं, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ये हमको सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन कौन देगा, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट को ही हमको डिस्कस करना है। पहले हम देखते हैं किस तरीके से एंथैल्पी पे डिपेंड करता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक। सो पहले डेफिनेशन लिख लो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का भी। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ nor by initiation, a process which can neither take place by itself nor by initiation is called a non-spontaneous process, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब लाइक अगर आपको अपने घर में ग्राउंड वाटर को ऊपर टंकी में चढ़ानी है, खुद से हो सकता है क्या? नहीं। इनिशिएशन से हो सकता है क्या? बस मोटर चलाया तुरंत बंद कर दिया फिर वो खुद से ऊपर जा रही है? नहीं। आपको जब तक पानी को नीचे ऊपर चढ़ाना है आपको पूरे टाइम मोटर को चालू करके रखना पड़ेगा, एक ड्राइविंग फोर्स फुल टाइम चाहिए, तभी वो ऊपर का ग्राउंड वाटर जो है आपकी टंकी में जाएगा, ठीक है ना।
तो वो क्या है, इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि वो खुद से भी नहीं होता और नॉन बाय इनिशिएशन, इनिशिएशन से भी नहीं कि आपने इनिशिएट कर दिया और वो खुद से होने लगा, ऐसा भी नहीं होता। सो दैट इज़ दी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। या फिर पानी जो है नीचे से ऊपर कहीं लेके जाना है, तो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन स्पॉन्टेनियस। दूसरा एग्जाम्पल है, हमेशा जो फ्लो ऑफ हीट है, हीट का फ्लो कैसा होता है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, है ना। कोई गर्म से ठंडी की तरफ ही हीट का फ्लो होता है, कभी भी ठंडी से गर्म की तरफ हीट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो जो अगर हमको ठंडे से गर्म की तरफ हीट फ्लो कराना है तो हमको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी वो फ्लो हो सकता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता कब है, जैसे मैंने बताया कोई भी ऊपर से पानी को नीचे लाना है, इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब देखो, अगर वाटर यहाँ पर पानी बह रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा, और इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वाटर जो है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करना चाहता है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पर एनर्जी कम है। तो कोई भी जो सिस्टम है वो चाहता है कि उसकी मिनिमम एनर्जी हो जाए ताकि वो क्या हो, स्टेबल हो। सो एवरी सिस्टम वांट्स टू, या इट वांट्स टू एक्वायर द मिनिमम एनर्जी। तो जब भी किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या है, हीट का फ्लो हो रहा है, तो अभी हॉट में एनर्जी ज़्यादा है, वो कोल्ड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो ठंडा होकर अपनी एनर्जी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस होते हैं ताकि उसमें एनर्जी रिलीज हो, ठीक है। ऐसे प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, आपके घर में जो एलपीजी में जो गैसेस होती हैं, जब आप उसको बर्न करते हो बस एक बार चिंगारी लगाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो खुद से बर्न होने लगता है। आप ही आप होता है क्या कि पूरे टाइम आप लाइटर जलाते रहते हो, नहीं, एक बार आपने इनिशिएट कर दिया प्रोसेस, वो जलने लग गया। वहाँ पर भी क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है ना, हीट रिलीज हो रही है, मतलब वो मिनिमम एनर्जी क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। तो कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तब होता है जब वो एनर्जी रिलीज हो। मतलब कैसा प्रोसेस हो, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब किस टाइप का रिएक्शन है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, ऐसा हमेशा, इसलिए ये वाला जो क्राइटेरिया है वो फेल हो गया। तभी हमको 3 क्राइटेरिया पढ़ने पड़े, जैसे मैंने बताया ना, एंथैल्पी पढ़ेंगे, फिर एंट्रोपी पढ़ेंगे, फिर गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। सो एंथैल्पी क्यों फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही हमेशा स्पॉन्टेनियस हो, कुछ कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हैं जो स्पॉन्टेनियस है। एग्जाम्पल बता सकते हैं ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस हो, खुद से। आइस वाला, आपने आइस निकाला, आइस ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब किया और मेल्ट हो गया, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पर वो स्पॉन्टेनियस है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे। तो यहाँ पर वो जो हमने एंथैल्पी का जो क्राइटेरिया लिया था, है ना, जैसे कि आप देखोगे, इस डिक्रीज इन एंथैल्पी अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, ऐसा लिखा हुआ है। सो एंथैल्पी अलोन इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर दी स्पॉन्टेनिटी। हाँ, ऐसा जनरली ऐसा देखा गया है 60% केस में कि जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि एक्सोथर्मिक हो, वो एंडोथर्मिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंथैल्पी वाला क्राइटेरिया चला गया। अब दूसरा क्राइटेरिया आता है एंट्रोपी, ठीक। एंथैल्पी का समझ में आ गया, हम लोग देखते हैं एंट्रोपी के बारे में, किस तरीके से एंट्रोपी। बुक से पढ़ लेना, लिखोगे एंथैल्पी के लिए, लिखो। टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। In order to acquire maximum stability, in order to acquire maximum stability, every system to have minimum energy. Maximum stability, comma, in order to acquire maximum stability, comma,
Every system tends to have minimum energy. For example, water flows down a hill to have minimum energy. For example, water flows down a hill to have minimum energy. और लिखो एग्जाम्पल, कंबशन लिख लो। इस प्रोसेस में भी क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसके कंबशन में एनर्जी कितनी रिलीज होती है, -393.5। ये भी एग्जाम्पल ही है ना। तो यहाँ भी देखो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बर्निंग ऑफ कोल बना सकते हो इसको। वैसे ही अमोनिया का रिएक्शन है, ठीक है। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है। फर्स्ट तो मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, डाउन द हिल वाला। दिस सेकंड, दिस थर्ड, बोथ आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और दोनों ही केस में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डेल एच क्या है, नेगेटिव है, किलो जूल, सॉरी। लिख लिए, ठीक। उसके नीचे लिखें, so we can conclude that a negative value of enthalpy change might be responsible for a process or a reaction to be spontaneous or feasible. ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, लिमिटेशन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एनर्जी। लिमिटेशन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द मिनिमम एनर्जी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड that a number of reactions which are endothermic, that is for which del H is positive, but still they are spontaneous. एग्जाम्पल लिख लो, H2O सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड में, और इस केस में हमारा डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इट इज़ अराउंड 48 किलो जूल, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? Hence we may conclude that enthalpy factor cannot be the sole criteria for predicting the spontaneity. Hence we can conclude that enthalpy factor cannot be the sole criteria for predicting the spontaneity or feasibility of a process. ठीक, तो अगला जो क्राइटेरिया है वो है रेंडमनेस, या जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। तो उसके लिए एग्जाम्पल समझते हैं। ये एक फ्लास्क है, ठीक है, इस तरीके से कुछ वेसल है, यहाँ पर एक नोजल लगा हुआ है, ठीक। सपोज यहाँ पर हीलियम गैस है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब हीलियम गैस है तो ये कुछ अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये कुछ अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अब इस नोजल को मैं निकाल देती हूँ, क्या होगा,
ये इंटरमिक्स होने लगेंगे, इट इज़ स्पॉन्टेनियस, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये नोजल को खोल देना है, ये यहाँ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, और ये तब तक आपस में एक दूसरे से मिक्स होते रहेंगे जब तक कि कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ऐसा होता रहेगा। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो, पहले सिर्फ यहाँ हीलियम था, सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन था, पर जैसे ही आपने खोला रेंडमनेस बढ़ गया, है ना। यहाँ पर हीलियम भी हो गए, हाइड्रोजन भी हो गया, यहाँ पर भी हीलियम और हाइड्रोजन दोनों हो गए। तो जो सिस्टम है उसका रेंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया। कुछ ऑर्डर नहीं है, पहले ऑर्डर था कि भाई इस तरफ सिर्फ हीलियम होंगे, इस तरफ सिर्फ हाइड्रोजन होंगे, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, आइस। आइस का एक डेफिनेट होगा स्ट्रक्चर, अगर आपने आइस क्यूब जमाया है इस क्यूबिकल वाले में तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, है ना। अब ये आइस मेल्ट हो गया, अब मेल्ट हो गया तो किस में बदल हो गया, ये लिक्विड में, और लिक्विड है तो इसका कुछ लिक्विड होगा तो रेंडमनेस क्या हो गया, बढ़ गया। अभी यहाँ पर ऑर्डर था, एक अरेंजमेंट था, है ना, यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट था, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो इस तरीके से अरेंज थे और आइस बना रहे थे। पर जैसे ही वो बर्फ जो है पानी में बदला, वो मेल्ट हो गया, रेंडमनेस बढ़ गई। और ये दोनों ही प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ से एक ये क्राइटेरिया निकाला गया कि भाई अगर सिस्टम में रेंडमनेस बढ़ने लगती है तो वो सिस्टम क्या होने लगता है, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अगर रेंडमनेस बढ़ रही है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस जो हो रहा है उसमें रेंडमनेस बढ़ रही है तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब देखो, अब ये तुम्हारा बर्फ वाटर है, वाटर खुद से क्या बर्फ में चेंज हो सकता है, आइस में नहीं। आपको उसको फ्रीजर में डालना पड़ेगा, आपको वहाँ कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, है ना, टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ये इसमें चेंज होगा, खुद से नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है रेंडमनेस जो बढ़ती है, तो हम बोलेंगे कि जिस सिस्टम में एक सिस्टम जब दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ रेंडमनेस बढ़ रही है, और जब रेंडमनेस बढ़ती है सिस्टम में तो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, या वो रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सो यहाँ से एंट्रोपी का फंडा आया। एंट्रोपी क्या बोलता है, एंट्रोपी इसी को बोलते हैं, रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंट्रोपी, ठीक है। क्या होता है, रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम इज एंट्रोपी। अगर जैसे ये है तुम्हारा आइस है तो आइस की एंट्रोपी कम होगी क्योंकि इसमें रेंडमनेस कम है। इस लिक्विड की एंट्रोपी ज़्यादा होगी क्योंकि रेंडमनेस ज़्यादा है। अब आपने इसी लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया, गैस में, तो रेंडमनेस और बढ़ गई, है ना। तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी गैस की। तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा लिक्विड की होती है, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है एंट्रोपी, गैस की। तो एंट्रोपी इज नथिंग बट द रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है रिएक्शन में तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। बट अगर एंट्रोपी कम हो रही है मतलब वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, आपको कुछ एक्स्ट्रा उसको रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। सो लिख लीजिए इसको, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रेंडमनेस। Second factor which is responsible for the spontaneity of a process, tendency for maximum randomness, heading डालेंगे, tendency for maximum randomness, heading डालेंगे। अब लिखेंगे इसमें second factor which is responsible for the spontaneity of a process is the tendency to acquire maximum randomness. For the spontaneity of a process is the tendency to acquire maximum randomness. For example, evaporation of water. पर ये जो स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया था वो उसका भी कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू कि अगर एंट्रोपी बढ़ रही है इसका ज़रूरी ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। हम देखेंगे कहीं कहीं पर कि कुछ प्रोसेस फिजिबल होते हैं, ठीक है, वो फिजिबल है, वो प्रोसेस हो सकते हैं, उसके बाद भी वहाँ पर क्या होगा, रेंडमनेस कम हो रहा होगा। जैसे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कुछ गैसेस जो है लाइक CO2 बहुत ईजिली लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है। लिक्विफाई हो गई मतलब पहले गैस जो था वो क्या था, इस तरीके से रैंडम था, है ना, पर जब आपने उसको लिक्विफाई कर दिया तो रैंडमनेस क्या हो गई उसकी, कम हो गई ना। पहले ये गैसियस था, अब लिक्विड में चेंज हो गया है।
है ना। तो आपने गैस से जब लिक्विफाई किया उसको तो रेंडमनेस कम हो गई, बट दिस प्रोसेस इज फिजिबल, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे गैस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई। जैसे एलपीजी है ना, जो हम यूज़ करते हैं घरों पे, एलपीजी वो भी लिक्विफाइड होता है, उसमें भी गैस को हम लिक्विफाई करके उसमें भरते हैं, सिलेंडर्स में भरते हैं, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज फिजिबल प्रोसेस, पर वहाँ पर क्या हो रही है, स्पॉन्टेनिटी कम हो रही है। तो दिस इज़ नॉट ओनली दी क्राइटेरिया कि हम बोले कि भाई नहीं, जहाँ पर भी जिस भी प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस वही होगा जिसमें रेंडमनेस बढ़ रही होगी, तो ये इट इज़ नॉट ओनली द क्राइटेरिया, ठीक है। समझ में आ गया इसका लिमिटेशन। तो दिस इज़ द लिमिटेशन फॉर रेंडमनेस। अब एंट्रोपी का डेफिनेशन लिख लो आप। एंट्रोपी, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। Entropy is a measure of randomness or disorder of the system. ये बना लो, फिगर बना लो। इंक्रीजिंग एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सॉलिड में एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड की उससे थोड़ी ज़्यादा और गैस की सबसे ज़्यादा। इसी रेंडमनेस को ही हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल एस। हो गया, इट इज डिनोटेड बाय एस लिख लिए। अब ये जो एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, ठीक है, एंट्रोपी चेंज इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो लिख लीजिए एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, और उसको कैसे लिखेंगे, S2 माइनस S1 या फिर S प्रोडक्ट माइनस S रिएक्टेंट। और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, ये मास पे भी डिपेंड करता है। सो डेल्टा S मीन्स एंट्रोपी चेंज विच इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन, और उसका क्योंकि डेल्टा एस है तो चेंज हो रहा है S2 माइनस S1 या प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। अब ये डेल्टा जो S है एंट्रोपी है, किस किस पे डिपेंड करता होगा। तो देखो, अगर हमने वाटर से लिक्विड बनाना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ जा रही। वैसे लिक्विड से गैसियस फेज में जा रहे हैं तो भी आपको कुछ हीट देना पड़ेगा, तभी उसका रेंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो जो डेल्टा एस है वो किस पर डिपेंड करेगा, कितना आपने हीट सप्लाई किया है और उसका टेम्परेचर क्या है। सो डेल्टा एस का अगर हमें फॉर्मूला देखूँ तो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस का डिवाइड बाय टी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डेल्टा एस। और टोटल देखो डेल्टा एस क्या हो रहा है, एक सिस्टम है ना जिसको हम स्टडी करते हैं, वो क्या होता है, सिस्टम। जैसे हमने यहाँ पर एक बीकर है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं, दैट विल बी सिस्टम, और उसके आसपास का क्या हो रहा है, सराउंडिंग, ठीक है। सो टोटल अगर इसमें कुछ एंट्रोपी चेंज हो रहा है तो टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होता है, वो होता है डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल एस सिस्टम, सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है प्लस जो सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लिख लो इसको भी, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू दिस। एक क्वेश्चन लिख लो तो, a heated copper block at 130 degrees centigrade, 130, a heated copper block at 130 degrees centigrade loses 340 joule of heat to the surrounding, with which surrounding which are at room temperature of 32 degrees centigrade. Calculate the entropy change of the system. Second, entropy change in the surrounding
थर्ड, टोटल एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स ड्यू टू दिस प्रोसेस। द टोटल एंट्रोपी चेंज इन द यूनिवर्स ड्यू टू दिस प्रोसेस। इस क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगी जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े ना। ठीक, क्या बोल रहा है, कॉपर ब्लॉक है ना, इस तरीके से कॉपर ब्लॉक है, उसको हमने हीट किया है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये हीटेड कॉपर है तो ये क्या करेगा, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। तो ये हमारा सिस्टम है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर का क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। तो अगर ये जो सिस्टम है ये हीट रिलीज कर रहा है तो इस केस में जो Q होगा वो नेगेटिव होगा, और सराउंडिंग क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ से, तो सराउंडिंग का जो हीट Q लेंगे हम वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। टेम्परेचर इस कॉपर ब्लॉक का 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर जहाँ पर हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 32। तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री, है ना। सो इसमें क्या क्या गिवन है आपको, सिस्टम का टेम्परेचर गिवन है दैट इज़ 130 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमको पता है इट इज़ 32 + 273, है ना। अब ये कुछ हीट रिलीज़ कर रहा होगा तो कितना हीट रिलीज़ कर रहा है ये, 340 जूल, है ना, कर रहा है कि नहीं। तो सिस्टम जो हीट रिलीज़ कर रहा है इट इज़ -340 जूल, ठीक है, और सराउंडिंग कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, जितना ये रिलीज कर रहा है उतना ही वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो ये सिस्टम का माइनस हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी। फॉर्मूला क्या है, डेल एस सिस्टम क्या हो जाएगा, Q सिस्टम डिवाइड बाय T, है ना, ये तो सिस्टम के है ना, और सराउंडिंग एंट्रोपी क्या हो जाएगा, Q सराउंडिंग डिवाइड बाय T, और टोटल एंट्रोपी के लिए आप दोनों को क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो आपकी टोटल एंट्रोपी निकल जाएगी। हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो अगली क्लास में फिर हम लोग एक और न्यूमेरिकल करके गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, वो आखिरी टॉपिक है आपका गिब्स फ्री एनर्जी। आज के वीडियो लेक्चर में कोई डाउट है आप लोगों को? ओके, थैंक यू।